हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार चौधरी जॉन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जॉन टेक का ये नया प्रोग्राम बीसीटी की बिल्ड कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके थ्रू हम आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, बल्कि हम इसके थ्रू आपके कम से कम एक क्वेश्चन के थ्रू 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यानी सारे कंसेप्ट, 4 ऑप्शंस के चारों कंसेप्ट हम यहाँ पर आपको क्लियर करवाते हुए चलेंगे। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसके संदर्भ में बात करते हैं आज। भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? लाइफलाइन यानी लाइफलाइन, लाइफलाइन जीवन रेखा। क्या बोलते हैं लाइफलाइन को? जीवन रेखा। भरतपुर जिस पर निर्भर है वो किसे कहा जाता है? अजान बांध को कहा जाता है, या फिर बंद बरेठा को कहा जाता है, या फिर भरतपुर नहर को कहा जाता है, या फिर मोती झील बांध को कहा जाता है? देखो, बंद बरेठा के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं बंद बरेठा क्या है। यह बंद बरेठा ये कहाँ है? बयाना में। कहाँ है ये? बयाना में। ये भरतपुर की सबसे बड़ी परियोजना है। ये भरतपुर की सबसे बड़ी परियोजना है जो बंद बरेठा है। ये कहाँ पे? बरेठा गांव में, बयाना के पास बरेठा गांव में, वहाँ पे है। अगला लेते हैं इसके नीचे अजान बांध ले लो, या फिर आप मोती झील बांध ले लो। दोनों को ले सकते हैं। मोती झील बांध अगर हम लेंगे तो देखो, मोती झील बांध का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने। सूरजमल द्वारा निर्मित, सूरजमल द्वारा मोती झील बांध का निर्माण करवाया गया। यह जो निर्माण करवाया गया, इसका मेन उद्देश्य था कि भरतपुर के लिए रूपा लहर नदी से आने वाली बाढ़ को रोकना। यानी जो इसका उद्देश्य था, इसी को ही लाइफलाइन कहा जाता है। यानी रूपारेल नदी से आने वाली बाढ़, रूपारेल नदी की आने वाली बाढ़ से भरतपुर शहर को बचाना, भरतपुर शहर को बचाना। यानी इसका एक मार्जिनल बांध के रूप में उपयोग किया गया था। किस बांध के रूप में? मोती झील बांध है, इसका एक मार्जिनल भी इसको बनाया गया था। फिर इसको भरतपुर शहर को किससे? रूपारेल जो नदी थी वो उसके पानी से, किससे? रूपारेल नदी के पानी से भरतपुर शहर को बचाना था इसका। इसलिए मोती झील बांध को क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन। अजान बांध, अजान बांध के बारे में, अजान बांध भी महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। किस पर? गंभीरी नदी पर। ये किस पर बना हुआ है? ये बना हुआ है गंभीरी नदी पर, गंभीरी नदी पर। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल द्वारा अजान बांध। भरतपुर नहर ये पश्चिमी यमुना से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना जो नहर है उससे निकाली गई है। इससे भरतपुर ही नहीं, ये झुंझुनू तक जाएगी ये नहर, झुंझुनू चूरू तक। इसलिए ये ऑप्शन तो आता ही नहीं है, क्योंकि ये पश्चिमी यमुना से निकाल करके भरतपुर आ रहा है, फिर आगे झुंझुनू का एरिया भी आ रहा है, उसको पानी दिया जा रहा है इसके तहत, है ना। फिर आप देखते हैं जो है अजान बांध, बाणगंगा व गंभीरी नदी के पानी से भरतपुर शहर को बचाना था। यानी जो इसका था अजान बांध का काम, वो था मार्जिनल बांध, मार्जिनल बांध के रूप में। यानी बाणगंगा व गंभीरी नदियों को, जो बाणगंगा और गंभीरी नदी थी उनके पानी से भरतपुर शहर को बचाना था। यानी जब बाणगंगा और गंभीरी नदी में बाढ़ आ जाए और तो उनके पानी से उफान काट के भरतपुर शहर बह जाए, इसलिए इसको बचाने के था मार्जिनल बांध के रूप में इसको उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सूत्र मिले थे? अपन को सही देखना है। यानी 3 आपके गलत मिलेंगे और 1 आपका सही मिलेगा। पहला, चंबल परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के। आप जानते हैं चंबल नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से। एमपी से निकलती है तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश का तो रोल ही नहीं है। अगर एमपी से निकलती है, एमपी और राजस्थान की ये संयुक्त योजना है, इसका मतलब ये गलत है। किसकी योजना है ये? इसमें क्या आएगा? उत्तर प्रदेश ना करके ये मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला है नर्मदा परियोजना। अगर नर्मदा परियोजना की बात की जाए तो नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में, है ना। तो उत्तर प्रदेश आएगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। यानी ये किसकी है? परियोजना है राजस्थान प्लस गुजरात की।
हाँ, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। जबकि माही बजाज सागर परियोजना किसकी है? माही बांध जो बनाया गया है, माही नदी निकलती है तो कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी यानी गुजरात, गुजरात में गिरती है। तो गुजरात यहाँ क्या आएगा एमपी की जगह? गुजरात। राजस्थान प्लस गुजरात, यानी ये भी गलत है। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना क्या है? राजस्थान हरियाणा की और पंजाब की, प्लस पंजाब। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ये व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा पंजाब की है। अब देखते हैं हम इसके बारे में। जो चंबल परियोजना है, इस पर क्या कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। कितने बांध बनाए गए हैं इस पर? चंबल परियोजना पे 4 बांध बनाए गए हैं। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा नर्मदा जो परियोजना है, ये नर्मदा परियोजना यह राज्य की पहली परियोजना है जिसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग किया गया है। तो माही बजाज सागर परियोजना के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि यह जो परियोजना है बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में जो बांसवाड़ा है, ये जो है माही बजाज सागर परियोजना है, यह माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध पर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? यह है माही बजाज सागर बांध पर यह योजना बनाई गई है। समझ गए? यानी जो यह है, यह माही बजाज सागर बांध ये क्या है? पक्का बांध। यह है बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव, यानी बांसवाड़ा बोरखेड़ा, यानी बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में ये बनाई गई है। अगला देखो इनके बारे में देखते हैं। व्यास परियोजना, अगर व्यास परियोजना की बात की जाए तो यह पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है, जो जिस पर 2 बांध बनाए गए हैं। यानी व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर नहीं, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर 2 बांध है। कौन कौन सा? पंडो बांध और पौंग बांध। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि नर्मदा नहर राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति का यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग किया गया है, राज्य की पहली परियोजना है ये। इसके अलावा माही बजाज सागर बांध, माही सागर को हम बात कर चुके हैं, इसको पक्का बांध भी बोला जाता है। यह इसमें गुजरात की और राजस्थान की संयुक्त योजना है चूंकि है, तो गुजरात में इसमें कौन सा बांध बनाया गया है? कडाना बांध आया। और यह किसके नाम पर रखा गया? स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया है? माही बजाज सागर परियोजना। चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए? 4 बांध। गांधी सागर बांध जो एमपी और राजस्थान यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त रूप से है, ये बांध बनाया गया है। जवाहर सागर बांध है वो कोटा बूंदी में बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध है वो रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। अगला है कोटा बैराज, ये कहाँ बना है? कोटा में बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए बांध और जिला। गागरीन कहाँ है? गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। इससे हमें याद आता है गागरीन कहाँ पड़ेगा? झालावाड़ में। हमें ये देखना है ए में 4 कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है, इसका मतलब आंसर ये हो गया। बाकी के ये आंसर आपके क्रॉस हो गए। क्या आपका आंसर आ गया? ये वाला, ये वाला आपका आंसर सही हो गया। इसका मतलब पहले में 4, 2 में गरदड़ा, बी में 1 ये आ जाएगा। देखो गरदड़ा कहाँ है? बूंदी में। फिर उसके बाद मोरा सागर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। गागरीन कहाँ पड़ेगा आपका? झालावाड़ में। गरदड़ा कहाँ है? बूंदी में। मोरा सागर कहाँ है? सिरोही में। और मोरा सागर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, सॉरी। और टोकरा कहाँ है? सिरोही में। अगर कभी पूछा जाए कि बूंदी में कौन सा बांध है? बूंदी में कौन सा है? गरदड़ा। सिरोही में टोकरा। सवाई माधोपुर में मोरा सागर। देखो सी में 3 में 3, और इसमें झालावाड़ में गागरीन आ गया। हो गया ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की वे प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति का से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन जो सिस्टम है, फव्वारा सिंचाई पद्धति, इसी से ही आप सिंचाई करोगे, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फव्वारा सिंचाई पद्धति से, देखो उसमें नर्मदा नहर परियोजना का नाम हम लिया जा चुका है ना। नर्मदा नहर जो है गुजरात में, वो है मुख्य रूप से राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो इसके थ्रू हम देखते हैं सिद्धमुख नहर परियोजना, सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ पड़ती है। ऑप्शन तो हमें पता लग गया, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये है, बाकी ये नहीं है, लेकिन ये कहाँ पड़ती है इसको देखते हैं। ये पड़ती है हनुमानगढ़। किसकी है ये? हनुमानगढ़ की। यानी सिद्धमुख नहर परियोजना, नहर हनुमानगढ़ में आता है, तो हनुमानगढ़ की हो गई। यह है फिर भीखाबाई सागवाड़ा, यह है डूंगरपुर की, यह डूंगरपुर। नर्मदा नहर परियोजना ये जालौर। और ये है यमुना जल सिंचाई परियोजना है, ये कहाँ है? ये है भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, है ना। तो ये वहाँ के यमुना जल सिंचाई परियोजना यमुना नहर से निकाली गई है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये देखते हैं इस तरीके से, यानी यहाँ से ये प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती है और वापस से दक्षिण में ये मुड़ जाती है। पहली है माही, काली सिंध, चंबल या फिर लूनी। आप देखो माही नदी, काली सिंध और चंबल, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? एमपी से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ नीचे की साइड में सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। माही भी निकलती है और चंबल और काली सिंध, काली सिंध। काली सिंध, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? एमपी से। कहाँ से निकलते हैं ये? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से निकलते हैं। नीचे से निकलती है मध्य प्रदेश, नीचे के साइड में। ओबियसली तीन ऑप्शन आएंगे। लूनी कट जाएगी क्योंकि लूनी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़, अजमेर से। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़, अजमेर से निकलती है। तो इसलिए दक्षिण से प्रवेश नहीं करती, बल्कि बीच अजमेर से यहाँ से निकलती है और ये नीचे के साइड में बहती है। ये इधर बाड़मेर साइड में बहती है, बालोतरा साइड में जब बहती हुई जाती है। तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन तो हट ही गया आपके पास, माही, चंबल, काली सिंध। अब देखते हैं आप, चंबल नदी दक्षिण से प्रवेश करती है, लेकिन चंबल नदी किधर बहती है? ये है चंबल नदी, कोटा की साइड में बहेगी, फिर सवाई माधोपुर की साइड बहेगी, धौलपुर साइड में बहती हुई और कहाँ चल जाती है? ये उत्तर प्रदेश। यानी चंबल नदी यहाँ से बहेगी, चंबल, और ये क्या है? यूँ बहती हुई और आगरा, उत्तर प्रदेश में ये चल जाती है, इटावा के पास ये मिलती है। सॉरी, आगरा पास नहीं, इटावा के पास में भी ये मिलती है, यमुना नदी में चंबल नदी। तो इसका मतलब चंबल भी इसमें क्रॉस हो गया, ये नहीं आएगा। काली सिंध नदी भी इसमें नहीं, पश्चिम की तरफ ये बहती नहीं है, ये उधर वापस ये गुजरात में नहीं जाती है जो काली सिंध नदी है। तो इसलिए इसका भी, ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। माही नदी है, ये बहती है, फिर इसके साइड में गुजरात की साइड में बहती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में ये इधर मासवाड़ा इधर की साइड में बहती है, फिर ये जा कर के फिर ये वापस से नीचे की साइड गुजरात में बहती है, गुजरात की साइड में जाती है, यहाँ से यूँ बही, फिर गुजरात साइड में गई, फिर ये गुजरात में जा कर के किस में गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में, है ना। तो ये क्या हो गया? इसका मार्ग हो गया, यहाँ से गई गुजरात के साथ बही और खंबात की खाड़ी में गिर पड़ी, यानी दक्षिण से प्रवेश करी, पश्चिम में, उपरांत पश्चिम में ये बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ गई। तो कौन सी नदी आएगी हमारे? ये आंसर आ जाएगा इसका ए, माही। अब देखो इन नदियों के बारे में आगे जानते हैं। माही नदी के बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। देखो माही नदी जैसे चंबल है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, ये है ना। काली सिंध नदी है, झालावाड़ में बिंदा गांव से वहाँ वो अंदर प्रवेश करती है।
माही नदी कुल लंबाई 576 किलोमीटर। इसो वागड़ की गंगा, ये ध्यान देने योग्य बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सतर्कता से ध्यान देना है और काफ़ी अच्छी तरीके से सुनना है। वागड़ की गंगा या काठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? माही नदी को। ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हो वो कौन सी है? माही नदी। ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, जब एक बार प्रवेश करती है, जब वो नीचे गिरती है तब जा करके, है ना। और ये बेनेश्वर में माही सोम जाखम, यानी सोम और जाखम नदियाँ, बेनेश्वर जो स्थान है डूंगरपुर में, आदिवासियों को जो तीर्थ स्थान बोला जाता है, वहाँ पर पे माही नदी में आकर के जाखम और सोम नदी आकर के मिल जाती हैं। तो माही नदी के बारे में होगा। सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र गुजरात में, इसका सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र कहाँ है माही नदी का? गुजरात में। राजस्थान में बहुत कम बहती है, जबकि गुजरात में भी ये बहुत लंबाई तक बहती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर हो गया। काली सिंध नदी, यह झालावाड़ कोटा बारां की सीमा पर बहती हुई कोटा के नारेर गांव के पास चंबल में मिल जाती है। काली सिंध कहाँ मिल जाती है? ये निकलती तो एमपी से है, लेकिन झालावाड़ के निकट बिंदा गांव में वहाँ प्रवेश करती है और वहाँ प्रवेश करके ये कोटा, झालावाड़ के अतिरिक्त कोटा बारां की सीमा पर बहती हुई कोटा के नारेर गांव है, उसमें जाकर के चंबल नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद में चंबल नदी, देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है चंबल नदी, ये वाला। चंबल नदी को क्या बोला जाता है? चरमवती अथवा कामधेनु बोला जाता है। कामधेनु अथवा चरमवती नदी किसे कहा जाता है, या उसकी संज्ञा किसे दी जाती है? चरमवती की संज्ञा अथवा कामधेनु की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा चंबल। अब देखते हैं हम आगे, ये कहाँ कहाँ बहती है। ये विंध्याचल की जनपा पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद में ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई यूपी में यमुना में ये मिल जाती है, इटावा के पास में। कहाँ कहाँ बहती है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। बीहड़ व कंदराओं के लिए ये नदी बहुत ही प्रसिद्ध रही है, यानी ये बीहड़ और कंदरा सर्वाधिक किसमें है? चंबल नदी क्षेत्र में आते हैं। मिट्टी का सर्वाधिक जो अवनली का अपर्दन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है अपर्दन इसी चंबल नदी के थ्रू, है ना। धौलपुर में जो डांग क्षेत्र है, खड्ड बोला जाता है जिन्हें, है ना, तो वो सब किसकी देन है? चंबल नदी की देन है। चूलिया जलप्रपात किस पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात किस पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। वे 4 अन्य बांध बने हुए हैं, जैसे राणा प्रताप सागर बांध है, ये आ गया। कोटा सागर बांध है, कोटा बैराज जिसे बोला जाता है। जवाहर सागर बांध है, ये इस पर बने हुए हैं। और ये क्या नाम है? लूनी नदी आ गई, और राणा पर वो बता ही दिया। लूनी नदी के बारे में बात करते हैं। ये 495 किलोमीटर है, वो 12मासी नदियां हैं, जबकि लूनी नदी चंबल नदी कैसी है? 12मासी नदी, यानी 12 महीने बहती है, उसका बहाव क्षेत्र है। जबकि चंबल नदी के लूनी नदी क्या है? ये 12मासी ना होकर के ये सिर्फ बरसात के महीने में बहती है, सिर्फ जब बारिश होती है तभी ये बहती है। अतः ये पूर्णतः बरसाती नदी है। कैसी नदी है? पूर्णतः बरसाती नदी है। लवनाद्री भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो लवण की मात्रा इसमें मिल जाती है। कहाँ जा करके? बालोतरा तक। बाड़मेर में है बालोतरा स्थान, तो बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। वहाँ पर क्या है? नमक के कण थोड़े मिल जाते हैं इसमें, और इसका जल खारा हो जाता है। राजस्थान के संपूर्ण अथवा क्षेत्र का लगभग 10% 4 भाग लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र का। लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र का सर्वाधिक कितना परसेंट भाग है? अफवाह का 10.4%, यानी राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूनी नदी बेसिन का है। जालौर में भाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जो लूनी नदी का जो भाव क्षेत्र जालौर में, उसको बोलते हैं नीड़ा अथवा रेल बोलते हैं। उद्गम स्थान इसका है सागरमती, है ना, सागरमती लूनी नदी जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है, सागरमती बोलते हैं उस स्थान को। दूसरा इसको यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, वहाँ सागरमती बोला जाता है इस स्थान को, इसलिए। सरस्वती नदी कहाँ है? पुष्कर से निकलती है। और जब सरस्वती नदी और सागरमती ये जो है नागपाड़ से निकलती है, नागपहाड़ से जब ये निकलती है तब इसका नाम होता है सागरमती, और जो पुष्कर से निकलती है नदी उसका नाम होता है सरस्वती नदी। सागरमती नदी और सरस्वती नदी मिलकर के आपस में क्या बनाती है? लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को छांटिए। गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसका मतलब है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हमारे काम आ रहे हैं, है ना, यानी एक तो है जो खत्म हो जाएंगे, जिनका आपने लगातार उपयोग किया, दोहन किया, तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना। और दूसरा है कि आप उनका निरंतर आप उपयोग करोगे तो वो खत्म नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा है,
सूर्य जब तक एनर्जी रहेगी, सूर्य रहेगा, तब तक आप बनाते रहो। पवन है, पवन ऊर्जा है, जब तक हवा चलेगी आप खूब बनाते रहो, ये खत्म होने वाली नहीं है। जैसे आणविक ऊर्जा है तो ये खत्म हो जाएगी, यूरेनियम वगैरह ये आप ज़्यादा उपयोग करोगे तो एक लिमिट मात्रा में है पृथ्वी में। तो इस तरीके से इसमें देखना है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को छांटिए। तो गैर परंपरागत में कौन से आ जाएंगे? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है और बायोमास ऊर्जा, ये सब किस में आ जाते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आ जाते हैं, क्योंकि इनका दोहन वापस से किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। ये ट्रेडिशनल नहीं, परंपरागत नहीं है कि आप एक बार दोहन किया और ये खत्म हो गए। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? गैर परंपरागत में ये आ जाएगा, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायो है, बायोमास। ये प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शक्ति तो बिल्कुल ही नहीं आएगी ये। तो 5 किस किस में? देखो 5 इसमें है, इसमें है और इसमें है। देखो 5 जल विद्युत आपको जानते हो, हाइड्रो जो जो पावर होती है वो इसमें नहीं आती है। 5 इसमें है और 5 इसमें है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब 1 2 सॉरी 1 2 4 5 कूट 5 ऑप्शन, अच्छा 5 ये 6 ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। 6 किस में ये देखना है आपको। अभी थोड़ा सा ये 5 का ये गलती से हो गया था, 5 पे बायोगैस है, यहाँ पे गलती चाहते हैं आपसे। जल विद्युत शक्ति कितने? 6 नंबर हमें ये देखना है, ये बिल्कुल नहीं। तो 6 नंबर किस में? इसमें है। देखो पहले में 6 नहीं है, दूसरे में 6 नहीं है, तीसरे में नहीं है, तीसरे में है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे ए और सी, 1 2 4 5, 1 2 4 और 5, और दूसरा है 1 3 4 और 5, यानी 1 3 4 और 5 ये हो गए, और 1 2, देखो 2 इसमें आ रहा है तो ये प्राकृतिक गैस ये भी नहीं है, तो ये भी आंसर हट जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बारे में आगे जानते हैं। देखो प्राकृतिक कौन कौन से स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। देखो परंपरागत में जल विद्युत आ गया, जो हाइड्रो पावर होता है वो जल विद्युत में आ गया। आपका जो है तापीय विद्युत, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, एटॉमिक पावर जो होती है वो किस में आ जाता है? परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आ जाता है। जैसे कोयला, गैस, तेल, जो भी प्राकृतिक गैस किया गया था वो सब संपीड़ित गैस निकलती है, नेचुरल गैसेज यानी CNG वगैरह, तो ये इसमें आ जाती हैं आणविक ऊर्जा में। गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं, यहाँ साफ दिख रहा है कि सौर है, पवन है, सूर्य से निकलती है, पवन हवा के द्वारा बनती है, ज्वारी ऊर्जा ज्वार भाटे से उत्पन्न होती है। किससे होती है? ज्वार भाटे से, ज्वार भाटा द्वारा, ज्वार भाटे से। बायोगैस और बायोमास, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखना है कि बायोगैस किस तरह। बायोगैस होती है गोबर प्लस मलमूत्र से बनाई जाती है, जबकि जो बायोमास होती है वो कचरा जैसे सरसों का या फिर जैसे उसकी भूसी हो, चावल की भूसी हो, तो उसके थ्रू ये बायोमास बनाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में होने वाली मावठ वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और लौटता मानसून। हम जानते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है ना मुख्यतः। तो वो अरब सागर और बंगाल खाड़ी से जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है? गर्मियों में वर्षा होती है। वो गर्मियों में वर्षा होती है तो वो कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है, शुष्क वर्षा होती है, वो भी गर्मियों में होती है, तो ये नहीं होगा। ये किसके कारण उत्तरदायी रहते हैं? ये गर्म हवाएं इसके लिए उत्तरदायी रहती हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए। जबकि हम जानते हैं कि मावठ की जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में होती है तो वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, क्योंकि लौटते मानसून से कभी भी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। लौटते हुए मानसून से हमेशा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर जैसे नीचे कर्नाटक के, तमिलनाडु के तट पर यहाँ बारिश होती है। मुख्यली जो बारिश होती है लौटते हुए मानसून की तो तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। तो इसलिए ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मेन जो है कारण, इसके लिए न्यून वायु दाब जरूरी होता है, यानी कोरियोलिसिस बल जो है इसके लिए क्या है? जो है कोरियोलिसिस जो बल है इसके लिए उत्तरदायी है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो किस कारण आते हैं? कोरियोलिसिस बल कारण। जैसे हुदहुद है आ गया, उसका नाम दे देते हैं। हिंद महासागर अलग अलग महासागरों में अलग अलग आते हैं, अटलांटिक में अलग आएगा, प्रशांत में अलग आ गया, हिंद महासागर में अलग आ गया। तो अपने हिसाब से देश एक नियम बना रखा है कि हर देश अपने हिसाब से नाम रखेंगे। जैसे कभी हुदहुद रख दिया, हरिकेन रख दिया, तो इस तरीके से नाम रखते हैं।
दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो आगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए गर्म हवा उत्तरदायी होती है, पहली बात। दूसरा होता है जैसे हरिकेन, टाइफून, हुदूद, अभी मैंने बताया था आपको, है ना। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनकी दिशा होती है क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो दक्षिणी गोलार्ध में उसमें एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इसमें क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सामने ऐसे ऐसे, और इसमें ऐसे होती है एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे के साइड में। यानी विषुवत रेखा से जो नीचे के साइड में जब जाते हैं हम, तो वो क्या पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से ऊपर के साइड में जब जाते हैं, कर्क रेखा, और ये ऊपर साइड में है, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। कर्क रेखा साइड में वो है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होते हैं वो दक्षिण पश्चिमी मानसून बोले जाते हैं। उच्च वायु दाब कारण होते हैं जब भारत में इन जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्या रहता है, निम्न वायु, उच्च वायु दाब रहता है, जबकि भारत में क्या रहता है, निम्न वायु दाब। ऐसी परिस्थितियां ही एक इन मानसूनों की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून और अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून। देखिए, लौटता मानसून किसे बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से संपूर्ण गंगा यमुना मैदान को पार करती हैं। यानी बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठता है तो क्या करता है, ये जो पूरा संपूर्ण मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है, उसको पार करते हुए तब ये यहाँ पर राजस्थान तक पहुँचती हैं। जब तक यहाँ तक पहुँचती हैं तो जो गर्म हवाएं, जो शुष्क हवाएं, उनके द्वारा इनमें जो नमी की मात्रा है वो खत्म हो जाती है, यानी आर्द्रता इनकी खत्म हो जाती है। आर्द्रता खत्म हो जाती है तो पूर्वी भाग में तो जितनी थोड़ी बहुत रहती है तो पूर्वी भाग में वर्षा कह देती है, और पश्चिमी राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वहाँ वर्षा नहीं होती है। दूसरा जो छाया वृष्टि क्षेत्र पड़ता है, वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा नहीं होती है। दूसरा ये है सूखा रहने का कारण। 23 सितंबर को, अभी जैसे 23 सितंबर है तो 23 सितंबर को क्या करता है, सूर्य मकर रेखा की तरफ यानी दक्षिणायन हो जाता है विषुवत रेखा से, और लंबवत इसके बाद में मकर रेखा की ओर चला जाता है 23 सितंबर को। विषुवत रेखा पर यह 23 सितंबर को लंबवत चमकता है, और फिर उसके बाद में दक्षिणायन हो जाता है ये। इसे क्या बोलते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन काल। यानी लास्ट हम बारिश कब तक मानते हैं, सितंबर के लास्ट तक ये बारिश होती है ना, फिर ये बंद हो जाते हैं। कभी अक्टूबर के मध्य तक भी बारिश हो जाती है ये, है ना। उसके बाद मानसून प्रत्यावर्तन काल बोला जाता है, निर्वर्तन काल भी इसको बोला जाता है। एक कहावत ये भी है, श्यालो खूट मारवाड़ भलो ऊंदालो अजमेर, और नागिनो मित को भलो श्रावण बीकानेर। यानी सावन के महीने में बीकानेर अच्छा रहता है, बीकानेर का मौसम अच्छा रहता है। आप गर्मियों का मौसम उधर जाओगे तो मारवाड़ का मौसम अच्छा रहता है, मारवाड़ में इस तरीके से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलित करना है, और इसमें राजस्थान के जो क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरा दिया हुआ है पशु नस्लें। यानी ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये देखना है कौन कौन सा क्षेत्र आता है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, जैसे हैं जैसे गंगानगर आ गया, गंगानगर के क्षेत्र में आता है ये बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, अब किसकी बात की जाएगी यहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जालौर है, जैसे बाड़मेर, जालौर, ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और बात की जाए अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान में आता है कौन सा, यहाँ जैसलमेर। हाँ, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पर आपके आ जाएंगे अजमेर है, भीलवाड़ा है, या फिर आपके और भी हैं उदयपुर साइड में, ये तो ये किस में आ जाएंगे, यहाँ पर अजमेर, भीलवाड़ा है, किशनगढ़ है, ये सब इसमें आ जाते हैं, किशनगढ़ वगैरह इसमें, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, जैसे बूंदी भी इसमें आ जाएगा, बूंदी, है ना। तो ये सब इसमें आ जाते हैं। अब देखना अपन को कि ये इसमें कौन सी है राठी। आप जानते हैं कि थार पार का जो गाय है वो कहाँ पर मिलती है, वो पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर में मिलती है।
3 का सी तक किससे संबंध होगा, सी से। देखिए सी में कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब आंसर ये सही है, ये सारे गलत है। 1 2 3 4, यानी इसका क्या हो जाएगा फिर, ए। और फिर जो बी है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, इसका संबंध किससे हो जाएगा, 2 से, इसका हो ही गया। और इसके बाद में आपके पास बचता है क्या, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान, तो इसमें क्या पाया जाता है, गिर। ये जैसे अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ में इसमें गिर नामक गाय पाई जाती हैं, है ना। और देख फिर आगे देखते हैं, जैसे राठी, राठी के बारे में बात कर रहे थे। राठी, राठी कहाँ पाई जाती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में। तो इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राठी को दूध देने में सबसे अग्रणी है, क्योंकि ये मिश्रित नस्ल है। राठी क्या है, मिश्रित नस्ल है, राजस्थान की कामधेनु। अगर आता है क्वेश्चन राजस्थान की कामधेनु, तो कामधेनु का संबंध किससे आ जाएगा यहाँ पे, राठी से। दूसरा है कॉन्करेज, कांकरेज, ये है गुजरात के कच्छ रण में, यानी मूलतः कहाँ मिलती है, गुजरात के कच्छ रण में, और ये गुजरात के आसपास जो एरिया है उसमें मिल जाती है। इसके जो बैल हैं वो बोझा ढोने के, वैसे तो बैल बोझा ढोने के काम आते हैं, लेकिन ये थोड़े मजबूत टाइप के होते हैं, जो इनसे बाहर वहन क्षमता काम में ली जाती है। अगला है थार पारकर, ये मालान, इसका मूल स्थान है जैसलमेर, मालानी गाँव, है ना। थार पारकर हमें बताया था कि थार पारकर ये पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर में मिलती है, बहुत अच्छी किस्म की या अच्छी नस्ल की गाय होती है। और गिर, ये गुजरात में गिर नामक जो स्थान है, मूल स्थान ये गुजरात में इसका, इसलिए इसका नाम भी उस स्थान के नाम पर ही रखा गया है, गिर। इसको अन्य भाग जैसे अजमेर में रेंडा अथवा अजमेरी बोला जाता है। जैसे अजमेर की जो भागों में पाई जाती है ये, तो वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, अजमेरी बोला जाता है। जैसे बूंदी वगैरह तो कुछ इलाके हैं, किशनगढ़, तो रेंडा भी बोला जाता है इसको कुछ जगह। ये आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ व कब की गई, यानी हमें देखना है सीमेंट कारखाना, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई, कब की गई। तो इसमें सबसे पहले हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। देखो ब्यावर, क्यों ब्यावर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्यावर में श्री सीमेंट का कारखाना है, और यह काफ़ी बाद में खुला था, 1917 में नहीं खुला था। किसका है, श्री सीमेंट, श्री सीमेंट का नहीं है। गोटन नागौर, गोटन नागौर में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। किसका है, सफ़ेद सीमेंट का। देखो सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद यानी वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट का कारखाना है यहाँ पर। J&K, यहाँ पर किसका है, श्री सीमेंट का ब्यावर में। वाइट सीमेंट का किसका है, J&K का है। ओ सॉरी J&K नहीं, JK सुपर सीमेंट का कारखाना है। लाखेरी बूंदी 1917 में। यहाँ पर सबसे पहले ACC ने, यहाँ पर सबसे पहले ACC ने, किसने, ACC द्वारा, अल्ट्राटेक जो सीमेंट है वो ACC के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई, लाखेरी बूंदी में। नंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़, इसमें बाद में हुई, है ना। यहाँ और भी कई वो सीमेंट के कारखाने, सीमेंट के कारखानों की स्थापना हमेशा वहाँ की जाती है जहाँ पर कच्चा माल मिलता है। जैसे लाइम स्टोन है, तो लाइम स्टोन अगर आपको मिल गया और या फिर जिप्सम मिल गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, कच्चा माल, यानी कच्चा माल क्या होता है इसमें, जिप्सम प्लस लाइम स्टोन, लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन। कच्चा माल मिलना चाहिए। सबसे पहले 1904 में, कितने में, 1904 में, यानी 1904 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में सीमेंट कारखाने की स्थापना की। भारत में अगर बात आती है तो 1904 में सबसे पहले मद्रास रेजिडेंसी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ये हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला कारखाना खुला था, मिलान कीजिए, नमदा, अजरक प्रिंट, डोरे मसूरी और ब्लू पॉटरी। आप सबसे ज़्यादा जानते हैं कि ब्लू पॉटरी का संबंध किसके साथ है, जयपुर के साथ में है ब्लू पॉटरी। यहाँ देखो अजरक प्रिंट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये RSM-SSB द्वारा, RPSC द्वारा तो इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि अजरक प्रिंट का संबंध किससे है, बाड़मेर की कौन सी प्रिंट सबसे अधिक फेमस है यानी प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की। ये आ गया। अगला आ गया आपके पास में, जैसे ब्लू पॉटरी ये कहाँ का है, जयपुर का है। डोरिया मंसूरिया ये कहाँ के हैं, देखो यहीं से पता लग गया आपको, पहला ब्लू पॉटरी आपको पता लग गया, तो डी में फर्स्ट देख लो, डी में सिर्फ इसमें आ रहा है,
तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 4 1 2, यानी ये आ जाएगा। देखो अब आपको पता लग रहा होगा, यहाँ से ब्लू पोट्री का लगाया, बी में अजरक प्रिंट का बाड़मेर लगाया, तो देखो बी में क्या है 4, बाड़मेर आ गया अजरक प्रिंट। सी देखिए आप 2, सी में डोरिया मंसूरिया क्या है, कोटा का है। नमदा और दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है, इसलिए उसमें क्या आ जाएगा, ए में कितना आ गया, टोंक सी। नमदा और दरिया, डोरिया मंसूरिया कहाँ के प्रसिद्ध है, कोटा के, है ना। तो नमदा जैसे डोरिया है, नमदा दरिया यहाँ है प्रसिद्ध है इसकी। अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे ब्लू पॉटरी, यहाँ ब्लू पॉटरी के अलावा जयपुर में जैसे नक्काशीदार जो चीज़ें हो, ये सांगानेरी प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट यहाँ का फेमस है। ब्लू पॉटरी के अलावा क्या प्रसिद्ध है यहाँ का, सांगानेरी प्रिंट, जो सांगानेरी प्रिंट है वो यहाँ का फेमस है। उसके बाद में नमदा डोरिया है, मीना का जैसे लाख का जो चूड़ा बनता है, लाख के बारे में जो काम होता है यहाँ पर, लाख का जो काम होता है वो भी यहाँ पर फेमस है। लाख के चूड़े वगैरह इस तरह की है चीज़ें हैं कढ़ाई में। और इसमें डोरिया मसूरिया ये किसका आ गया, यहाँ पर कोटा की ये फेमस है। वहाँ पर नक्काशीदार चीज़ें और बनाई जाती है, जैसे बाड़मेर अजरक प्रिंट के अलावा वहाँ पर जो इसकी चीज़ें रहती हैं, लकड़ी की चीज़ें रहती हैं, उसमें जो नक्काशीदार चीज़ें होती हैं, लकड़ी पे जो नक्काशीदार अपन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है, इसकी बाड़मेर की, अजरक प्रिंट के अलावा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के खनिजों के बारे में निम्न में से एक कथन असत्य है। देश का 90% ज़्यादा जिस्म का खनिज राजस्थान में है। असत्य देखना है, यानी 3 तो सत्य है इसमें और एक असत्य आपके पास में। देखो दूसरा, जिप्सम उत्पादन में नागौर जिला अन्य जिलों से अग्रणी है। सी आ गया, गार्नेट रतन सैनी जास्पर में वोल्सेनास के उत्पादन में राजस्थान के एकाधिकार है, चलो मान लिया। खेतड़ी अब्बक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आई ने अकबरी में लिखा है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, अब्रक नहीं, तांबे के, पहली बात तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा यानी कॉपर, कॉपर यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, Cu। इसका जो सॉरी इंग्लिश नहीं, उसको साइंस में जो है इसका पेरियोडिक टेबल में नाम है इसका Cu, यानी कॉपर, तांबा होता है ना। तांबा कहाँ खेतड़ी में, इसलिए हमारा पहला ही ये गलत हो गया। असत कथन कौन सा है, ये वाला। देश का 90% से ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ये एक हिसाब से ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य पूछा है, असत्य पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। गार्नेट रत्न श्रेणी में जास्पर वोल्टेनाइट का उत्पादन राजस्थान के एक अधिकार। देखो जास्पर में वोल्टेस्टेनाइट में राजस्थान का 100% यहाँ पर पैदा होता है, जास्पर यहाँ पर वोल्टेस्टेनाइट भी यहाँ पर 100% पैदा होता है राजस्थान में, और कहीं नहीं मिलता है। इसके अलावा जिप्सम उत्पादन में नागौर सबसे ज़्यादा जिप्सम जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, नागौर में मिलता है। 90% से ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, पर्यटन सर्किट, उसमें है ढूंढार सर्किट है, अलवर सर्किट है, भरतपुर सर्किट है, शेखावाटी सर्किट है, मेरवाड़ा सर्किट है। सूची सेकंड में शामिल स्थान अलवर, सिलीसेट, सरिस्का, भरतपुर डी, मतलब जो ये स्थान दिए हुए हैं इनमें से इनका सुमेलित करना है कि ढूंढार सर्किट में कौन कौन सा लिया गया है। ढूंढार में आप जानते हो, ढूंढार का नाम सुनते जयपुर का नाम याद आता है आपको। तो जयपुर वाला सीन किस में आ गया, जयपुर अजमेर, ये तो पहले में अलवर किधर चल जाएगा, ये चल जाएगा ये। देखो दूसरा है अलवर सर्किट। अलवर सर्किट में कौन सा आता है, अलवर सर्किट में आता है अलवर, सिलीसेट, सरिस्का, क्योंकि सरिस्का कहाँ है, अलवर में, अलवर का अलवर से संबंध है, तो यहाँ किससे हो जाएगा, अलवर का अलवर से संबंध हो जाएगा। अब देखिए बी में अगर एक है तो ढूंढार का किससे हो जाएगा, जयपुर से हो जाएगा। ढूंढार किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। ढूंढार किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। और फिर इसके बाद आ जाएगा भरतपुर सर्किट, तो भरतपुर में किसका आ जाएगा, भरतपुर का आ जाएगा। ये तो देखने वाली बात नहीं है और बहुत सिंपल से हैं एकदम। अभी देखो 1 2 3
तो ये मिल चुके हैं। शेखावाटी किसको बोलते हैं? शेखावाटी में सीकर झुंझुनू आते हैं। तो देखो ये सीकर झुंझुनू आ गए, है ना। इसके बाद में एक बचा मेरवाड़ा, तो अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर आ गए इसमें मेरवाड़ा में। तो देखो ए में क्या मिल रहा है आपके? ए में मिल रहा है 4, यानी ये वाला आंसर हो गया आपका 4। बी में 1 मिल रहा है। सी में कितना मिल रहा है? 2, तो सी में देखो 2 आ गया। डी में कितना मिल रहा है? देखो डी में कहाँ गया? 3। डी में कितना मिल रहा है? इसमें 3 मिल रहा है। तो देखो डी में 3 कहाँ चला गया? डी में ये रहा। ई में कितना मिल रहा है? 5, तो ई में कितना मिल रहा है? 5। ऑप्शन बी सही हो गया। इनके अलावा इन सर्किट, ये 5 तो सर्किट है ही, इसके अलावा और सर्किट भी हैं। मतलब टोटल कितने? 10 सर्किट हैं। टोटल सर्किट कितने? टोटल सर्किट इक्वल टू 10। देखो इसके अलावा देखो आप 1 2 3 4, है ना, और ये 5। देखो छठा आ जाता है आपका मरु त्रिकोण, जिसको डेजर्ट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। मरु त्रिकोण। इसके अलावा आता है मेवाड़, रणथंभौर, फिर आता है 7वां मेवाड़, 8वां रणथंभौर। कौन सा आ जाता है? रणथंभौर। उसके बाद में 9वां माउंट आबू, और 10वां हाड़ौती। यानी 10 आपके ढूंढार ये सर्किट हो गए। टोटल सर्किट, पर्यटन सर्किट कितने हैं? 10। ढूंढार सर्किट, अलवर सर्किट, भरतपुर सर्किट, शेखावाटी सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट, मरु त्रिकोण, मेवाड़ सर्किट, रणथंभौर सर्किट, माउंट आबू सर्किट और हाड़ौती सर्किट। इसमें इनके बारे में आपको पता ही है। इनके बारे में बताते हैं। मरु त्रिकोण जैसे जैसलमेर आ गया, उसमें बीकानेर बाड़मेर ये आ गए। मेवाड़ वाले में उदयपुर वाला आ जाएगा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला। रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला आ जाता है। माउंट आबू सिरोही वाला आ जाता है। हाड़ौती ये जो बूंदी बारा है, झालावाड़, ये उसमें आ जाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में जो 12 बूंदी है ये। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों खींचता है। यानी जो भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो, और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, एक होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो जिसको उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बोला जाता है, और दूसरा है ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। एक तो ये देखना है और इसमें ये देखना है। अगर इन दो का पता है हमें, तो हम देख सकते हैं कि NH यानी नेशनल हाईवे का 76 है या 15 है या 8 है या 79 है, कौन सा आएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देखो इसके तहत 4 हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। किस तरीके से इंडिया में? देखो ये देखता हूँ। देखो ये रहा, इस तरीके से इसको समझिए आप। ये हो गया दिल्ली, यहाँ पे ये दिल्ली हो गया। ये हो गया मुंबई, यहाँ पे ये हो गया चेन्नई, करीब यहाँ पे चेन्नई। यहाँ पे चेन्नई होगा, और यहाँ पे हो गया आपका कोलकाता। यानी ये आपको ऐसे जोड़ रहा है। यानी इस तरीके से थोड़ा सा ये ऐसा ही बना है, इसको ऐसे जोड़ता है। ये ऐसे चतुर्भुज की आकृति बनती है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये आपस में जोड़ता है। दूसरा पूर्व पश्चिम, ये यहाँ से है, देखो यहाँ से यहाँ, यानी ये असम का जो असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर, यानी असम
और गुजरात, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बनाते हैं ये। तो इन पर अब आप देखिए, ये वाला ये आ गया और ये आ गया पूर्व पश्चिम वाला, है ना। तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा जो दोनों का हिस्सा है? इसका मतलब मिलान पॉइंट कहाँ पे है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर है, दोनों जगह। अब आप देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 15, इसके बारे में आपको पता है, नया नाम इसका चेंज हो गया है, 8 का भी चेंज हो गया है, 79 का भी चेंज हो गया है, और 76 का नाम भी चेंज हो गया है ना। इनका नया नाम अलग अलग दिए गए हैं, जैसे 79 का 48 आ गया, इस तरीके से 15 है, 15 का भी नया नाम आ गया है। इसकी लंबाई 68 जो है इसका नाम है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो 79 है इसका नाम आ गया है। अभी ये देखना है दोनों का जो हिस्सा है वो कौन सा है आपका। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 इससे नहीं गुजरता है इतना। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो जयपुर मुंबई इधर रुक जाता है, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 76 जो इन दोनों का हिस्सा है। समझ गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर। हम जानते हैं उदयपुर में है, इसलिए ये नहीं है। पाली में भी है ना, और चित्तौड़गढ़ में भी जाती है। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा इसमें यहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पर रेल मार्गों का कार्य चल रहा है। क्या है? रेल मार्गों का कार्य प्रगति पर है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कार्य प्रगति पर, रेल कार्य प्रगति पर है। समझ गए। हमारी जो रेल चल रही थी बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी 1853 में। अगर बात की जाए इन्हीं रेल लाइनों के बारे में, तो 3 प्रकार की ये गेज होती हैं, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, है ना। और नैरो गेज जो सबसे छोटी लाइन होती है उसको नैरो गेज बोला जाता है, जो इधर आगरा और ये भरतपुर के बीच में, भरतपुर धौलपुर साइड, इधर साइड में चलती है ये। और ब्रॉड गेज और मीटर गेज को हम काम में लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कोयला उत्पादन। लिग्नाइट कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है, उसके बाद आता है बिटुमिनस सेकंड नंबर का, लिग्नाइट आता है 3rd नंबर का, और पीट आता है सबसे 4th नंबर का। उसमें कार्बन मात्रा ज़्यादा नहीं थी, वो ज़्यादा बहुत अच्छा कोयला नहीं रहता है। तो लिग्नाइट कोयला के प्रमुख क्षेत्र के बारे में इसमें देखा गया है। देखो अगर बात की जाए लिग्नाइट कोयले की यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिग्नाइट कोयले में कि ये मिलता कहाँ का है। ये राजस्थान में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है मोस्टली, देखेंगे। अब इसमें ऑप्शन को हमें देखना है। देखो खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। किसके? तांबा और कॉपर। तो इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा। रामपुरा आगूचा सीसा जस्ते की खान है। किसकी है? रामपुरा आगूचा सीसा जस्ता की खान है। ये किसकी खान है? सीसा जस्ता की, सीसा जस्ता, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। देखो खेड़ली अगला आता है आपके पास में, खेड़ली। ये खेड़ली में किसी चीज़ का है नहीं, जो कोयला वगैरह वहाँ पर ऐसा कुछ मिलता नहीं है, केवल पत्थर की खाने हैं वो, बाकी जो खनन की खाने वहाँ पर नहीं है खेड़ली में। तो ऑप्शन आपका ये भी नहीं रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? बरसिंगर, कपूडी और मेड़ता। यानी सबसे ज़्यादा को लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट क्षेत्र बरसिंगर में, कपूडी में और मेड़ता में। ये पालना नहीं, ये पलाना है। क्या है ये? पलाना। पलाना, कपूडी, खेतड़ी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सा ऑप्शन में कैसे। खेतड़ी इसमें हमने ढूंढ लिया कि खेतड़ी का आ रहा है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि तांबा होता है सबसे ज़्यादा। लिग्नाइट कोयला पूछा गया। बरसिंगर, कपूडी, मेड़ता ये आ गया। आगूचा को हमने देखा, ये नहीं आया। खेतड़ी का हमने देख लिया, तो हमने सीधा अपना आंसर निकाल लिया सी, यानी बरसिंगर, कपूडी और मेड़ता में। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।